सो डॉक्टर रेखा, व्हाट आई बिलीव कि कैंसर इज़ नॉट अ डिजीज़ ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। मेरा मानना है कैंसर ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। ओपीडी में देख रहे हैं कि बहुत यंग पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। यंग पेशेंट्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के आते हैं। सो द 32 वॉज रिसेंटली मैरिड एंड व्हेन शी गॉट क्योर्ड ऑफ द कैंसर, जब वो फॉलोअप में मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बोली एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि मैम, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस फिजिकल इंटीमेसी वाज द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड। बट कि मैम हमें यंग डायग्नोज हुए, शादी हुई नहीं है, शादी होनी है, तो क्या वो बच्चे प्लान कर सकते हैं? क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? और ऐसी कौन सी मॉडलिटी है जिनको वो दिमाग में रख सकते हैं और अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं? फर्टिलिटी के बारे में डिस्कशन हम लोग करते ही हैं। जो अनटच डिस्कशन जाता है और जो मुझे लगता है ज़्यादा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है वो सेक्सुअलिटी है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ड्यूरिंग कीमोथेरेपी हार्मोन थेरेपी कंसीव करना चाहिए या नहीं? हाय एवरीवन, आज मैंने हमारे इस YouTube चैनल पर इंटरव्यू के लिए एक ऐसी डॉक्टर को एक ऐसे ज़रूरी टॉपिक पर डिस्कशन के लिए बुलाया है जो बहुत ही अनटच है, जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते। बात करना तो छोड़ो, लोग सोचते भी नहीं हैं। क्योंकि जब भी कभी भी कोई भी कैंसर से डायग्नोज होता है तो उनके दिमाग में जो सबसे पहला जो थॉट आता है वो आता है ट्रीटमेंट। मतलब किसी भी तरह से कैंसर से छुटकारा पाना है। कैंसर के दौरान एक लाइफ जो आप अपनी जी रहे होते हो, कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जो जियोगे, उसका जो एक बहुत ही ज़रूरी इंटीग्रल पार्ट है, दैट इज़ सेक्सुअलिटी एंड फर्टिलिटी। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने बहुत ही सीनियर एंड वेरी रिनाउंड डॉक्टर मंजरी, जो कि दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करती हैं, उनको इनवाइट किया है। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर मंजरी का वेलकम करेंगे। थैंक यू डॉक्टर रेखा, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत टाइम से आपके वीडियोस फॉलो कर रही हूँ और मुझे आपके वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगते हैं। थैंक यू डॉक्टर मंजरी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मंजरी शाह। बाय प्रोफेशन आई एम ए कैंसर स्पेशलिस्ट। मैं कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की तरह काम करती हूँ दिल्ली एनसीआर में। एंड बाय पैशन आई एम ए मेडिकल सोशल वर्कर। द रीज़न आई से दिस बिकॉज अपार्ट फ्रॉम कोर ऑन्कोलॉजी सब्जेक्ट्स, जो मेरा एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ अनकन्वेंशनल टॉपिक्स है जैसे एंड ऑफ लाइफ केयर, यूथेनेसिया, सेक्शुअल डिसफंक्शंस एंड सोसाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर। So these are my areas of interest. That is why I call myself social medical worker. Thank you. एक्चुअली डॉक्टर मंजरी, आपने ना ये बहुत ही अच्छे चीज़ों पे, टॉपिक पर और अच्छे एक अनटच्ड चीज़ें होती हैं जो लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, आप उन पे काम करो, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। तो अभी ना मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि कैंसर पेशेंट और कैंसर सर्वाइवर में सेक्सुअलिटी एंड फर्टिलिटी का क्या रोल है और हमें ये किस तरह से डे 1 से आगे तक लीड करना चाहिए, कैसे थॉट प्रोसेस के साथ हमें बढ़ना चाहिए। So डॉक्टर रेखा, व्हाट आई बिलीव कि कैंसर इज़ नॉट अ डिजीज़ ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। मेरा मानना है कैंसर ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है, जिसमें बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं। आप मेंटली एग्जॉस्ट होते हो, इमोशनली एग्जॉस्ट होते हो, सोशली आप एग्जॉस्ट होते हो क्योंकि आपका सोशल सर्कल कट ऑफ होता है, फिनेंशियली आप ड्रेन होते हो एंड डेफिनेटली सेक्शुअली भी आप इफेक्ट होते हो। तो कैंसर में मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हम एक सिर्फ ह्यूमन बॉडी को नहीं ट्रीट करते हैं, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए टुवर्ड अ कैंसर पेशेंट, जिसमें हमें सारे एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना चाहिए। राइट। एक्चुअली आप मुझे बताएंगे कि ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ऐसा क्या चेंज आपने फेस किया? लाइक आप अपने ओपीडी करते हैं, राइट? आप क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने पेशेंट आप देखते होंगे, तो आपने ऐसा क्या ट्रेंड चेंज देखा कि आपको लगा कि ये तो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, हमें डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं इस पर? क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे भी वीडियो पे बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि मैम हमें बेबी प्लान करना है, कैसे करें, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या मुझे शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो जो एक ये जो डेफिनेशन है ना, सेक्सुअलिटी एंड फर्टिलिटी, एक तो आप ये क्लियर करके समझाइए कि दोनों में क्या डिफरेंस है एंड हमें क्यों ज़रूरी है इस चीज़ पर बात करना आज की डेट में। सो डॉक्टर रेखा, द थिंग इज़ दैट कि लोग ना बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। राइट। Sexuality is the desire for physical intimacy, and fertility is the ability किसकी? In men healthy sperms produce करने की ability और women में healthy eggs produce करने की ability। So हम लोग केस बेस्ड डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरे एक इंटरनेशनल पेशेंट थे, ड्यूरिंग हर 10th प्रेगनेंसी शी वॉज डायग्नोज विद कैंसर सर्विक्स। जब उन्होंने बेबी डिलीवर करा, शी केम टू इंडिया। वो हमारे सेटअप में आई, हमारे पास बायोप्सी की रिपोर्ट थी, सो हमने उनका पेट सिटी स्कैन कराया और उसमें देखा कि लोको रीजनल डिजीज़ थी।
सो उस समय फिर हमने पेशेंट को बताया कि आपके लिए कीमो रेडिएशन वुड बी बेटर ऑप्शन। जब कीमो रेडिएशन हमने उनको बताया तो हमें उनको ये फर्टिलिटी वाला एस्पेक्ट बताना बहुत ज़रूरी था। शी वॉज अराउंड 39। व्हेन आई एक्सप्लेन्ड हर, क्योंकि इंटरनेशनल पेशेंट्स के साथ हमारे इंटरप्रेटर होते हैं, तो मैंने उन्हें जब एक्सप्लेन करा कि आपके इस ट्रीटमेंट से आपके और बच्चे नहीं हो पाएंगे, तो शी रिफ्यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट। हाँ, सो शी सेड कि मुझे ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराना जिससे मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। सो हमने उनको दोबारा काउंसिल करा, हमने इंटरप्रेटर चेंज करा और हमने उन्हें समझाया बच्चे ना होने का रीज़न फर्टिलिटी है। आपकी सेक्सुअलिटी पे अगर इसका ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा वो टेम्पररी इम्पैक्ट होगा, बट फर्टिलिटी जो है वो परमानेंट आपकी जाएगी। तो बच्चे नहीं हो पाएंगे बट आपकी रिलेशनशिप आपके हस्बैंड से मेंटेन रहेगी। देन शी थॉट कि हाँ ओके दिस इज डिफरेंट एंड देन शी gave consent for treatment, for the treatment. नहीं, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे पैदा करना और एक फिजिकल नीड, हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन टोटली डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। तो आप मुझे बताएंगे कि हम कैंसर पेशेंट का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम किस तरह से इस चीज़ को टेक केयर कर सकते हैं अलॉन्ग विद ट्रीटमेंट? सो देखिए, पहले क्या होता था कि कैंसर वॉज कंसिडर्ड ओल्ड एज डिजीज़। अभी हम लोग ओपीडी में देख रहे हैं कि बहुत यंग पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। यंग पेशेंट्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के आते हैं, और कुछ माइनॉरिटी पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं बट उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई होती है। तो उन केसेस में फर्टिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करना कि जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं जिससे उनकी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक मैंडेटरी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसके अपने मेडिकल लीगल इश्यूज भी होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो पेशेंट को जब पता चलता है कि ट्रीटमेंट से वो क्योर हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म पे उनकी फर्टिलिटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पेशेंट पे वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं, तो सीवियरली डिस्ट्रेस भी होते हैं इस बात को लेके। तो हमें इस टॉपिक को उसी समय जब डायग्नोसिस होती है और जब हम ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे होते हैं तो ओपीडी में दैट टाइम हमें पेशेंट के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोला डॉक्टर मंजरी के आजकल ना यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। जैसे कि हेड एंड नेक कैंसर में जो पहले पैटर्न होता था लाइक 50 साल या 60 साल के प्लस होने के बाद डायग्नोज होते थे, आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि 30 प्लस यानी कि 30 प्लस, जैसे 33, 35 या 38 या 40 के आसपास वाला जो ये 30 to 40 के बीच का जो एज ग्रुप है ना, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। एंड प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन ऑर्गन्स का कैंसर डायग्नोज होने की वजह से वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते फर्टिलिटी एंड सेक्सुअलिटी में। प्रॉब्लम ये है कि वो उस कैंसर से नहीं उबर पाते, राइट? हमने अगर सपोज हेड एंड नेक कैंसर के लिए ट्रीटमेंट किया तो वो सोचते ही नहीं है अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, क्योंकि वो उस डिप्रेशन में, उस टेंशन में, उस एक कैंसर रिकरेंस की फियर में ही रह जाते हैं। तो आप उस पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बताइए कि कैसे वो इस चीज़ को ओवरकम करें और किस तरह से अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत दें। सो आई डील विथ लॉट्स ऑफ यंग पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स मेरे पास बहुत आती है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। एक टाइम ऐसा भी था कि जिसमें मैंने 3 यंग पेशेंट्स को ट्रीट करा था जो 28, 32 और 36 ईयर्स की थी। सो द 32 वन वॉज रिसेंटली मैरिड एंड व्हेन शी गॉट क्योर्ड ऑफ द कैंसर, जब वो फॉलोअप में मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बोली एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि मैम एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस फिजिकल इंटीमेसी वॉज द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड, बट व्हेन आई गॉट क्योर्ड ऑफ द कैंसर इट वॉज द फर्स्ट थिंग ऑन माई माइंड। सो ये चीज़ थी जो मुझे लगा कि हमें डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऑल्दो आई वोंट से कि ये प्रायोरिटी है बट इट इज़ वन ऑफ द पार्ट, राइट? मतलब इसमें जैसे कि कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट चला और वो कैंसर फ्री हो गए, तो मुझे 2-3 क्वेश्चंस मतलब लाइक पूछने हैं जो मुझे लगता है कि एज ए कैंसर पेशेंट और सर्वाइवर्स के माइंड में होगा कि दे कैन कंसीडर दिस फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और दे शुड अवॉइड। सो डॉक्टर रेखा, द थिंग इज दैट कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट किस एरिया का चल रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली राइट। हेड एंड नेक कैंसर्स का चल रहा है या थॉरेक्स में है या पेल्विक मेलिग्नेंसी से चल रही है। पेल्विक मेलिग्नेंसी में जैसे सर्वाइकल कैंसर होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर होता है। तो एरिया जो इन्वॉल्व है ट्रीटमेंट में, सबसे पहले वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सेकंड, कौन से टाइप का ट्रीटमेंट चल रहा है। सर्जरी हो गई है तो हम लोग बोलते हैं कि 2 to 3 मंथ्स का टाइम एटलीस्ट हीलिंग के लिए देना चाहिए। इफ़ पेशेंट इज़ अंडरगोइंग कीमोथेरेपी तो उसमें भी हम लोग कुछ प्रिकॉशंस बोलते हैं, क्योंकि कई बार कीमोथेरेपी में काउंट्स कम हो जाते हैं, TLC काउंट कम हो जाता है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो थोड़ा सा ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं।
एंड व्हेन रेडिएशन इज गोइंग ऑन तो उस समय थोड़ा सा छाले पड़ जाते हैं लोकल एरिया में, तो दैट्स वाई वी से कि थोड़ा सा इस टाइम पे अवॉइड करेंगे, बट बाद में 2-3 महीने बाद वो अपनी एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। राइट। सो ड्यूरिंग अगर वैसे कि जैसे कि डॉक्टर मंजी ने बताया कि डिपेंड्स कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या डायग्नोसिस है, क्या प्राइमरी है, क्या स्टेज है, एंड ऑब्वियसली पेशेंट का उस टाइम मेंटल स्टेटस क्या है, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जनरली। लेकिन इस टाइम पीरियड में अवॉइड करना चाहिए। अगर आप सर्वाइवर हैं तब आप रिज्यूम करिए एज सून एज पॉसिबल। आई थिंक इफ़ यू आर कैंसर फ्री, यू आर जस्ट लाइक ए नॉर्मल पर्सन, तो आप अपनी लाइफ को हर तरह से इंजॉय करिए। एंड यहाँ पे ना डॉक्टर मंजरी, मैं ना फर्टिलिटी पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ना बहुत एक टॉपिक है, लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हमें यंग डायग्नोज हुए, शादी हुई नहीं है, शादी होनी है, तो क्या वो बच्चे प्लान कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और ऐसी कौन सी मॉडलिटी है जिनको वो दिमाग में रख सकते हैं और अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। So whenever a young patient is diagnosed with cancer, अगर आपके डॉक्टर आपको एंटरटेन नहीं कर रहे रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से पहले आपको अपफ्रंट ही क्वेश्चन अपने पास डॉक्टर के पास रखना चाहिए कि इस ट्रीटमेंट से मेरी फर्टिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, चाहे वो मेल पेशेंट हो या फीमेल पेशेंट हो। टायर 1 सिटीज़ में डॉक्टर देखा व्हाट हैपेंस कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर काउंसिल अच्छे से करा जाता है, बट कई बार पेशेंट हम पे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ से आते हैं जिनमें प्रायोरिटी होती है लाइफ। ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटी भी लाइफ है, बट उनको ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है। देन दे कम टू अस एंड दे से कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। ये बहुत एक बड़ी मेजर इशू हो जाता है। ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए भी डील करना कि अब उस चीज़ को कैसे करें। सो हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबकी अपनी अलग अलग चॉइसेस हैं। सो मुझे एक यंग लेडी याद आई, शी वाज 28 एंड रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा थी। उनकी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद उनका रेडिएशन प्लान था। रेडिएशन वाले फील्ड में ओवरीज आ रही थी। शी वॉज अनमैरिड, वो अपने मॉम डैड के साथ आई थी। तो मैंने उनको काउंसिल करा कि आपको फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए जाना चाहिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैम आई डोंट लाइक किड्स। ओके, सो आई वाज लाइक कि ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी इस सिनेरियो में व्हेन यू आर डायग्नोस्ड विद कैंसर, आपको बच्चे नहीं चाहिए, बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जब आप क्योर हो जाएंगी, आपको लगेगा कि मुझे इस फेज में बच्चे चाहिए, तो वो ऑप्शन आपके पास रहेगा नहीं। तो आप प्रिजर्वेशन के लिए चले जाइए, आपको फ्यूचर में बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए, वो ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा। हमने उन्हें काउंसिल करा, मैंने उन्हें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए भेजा सेक्सुअल एक्सपर्ट के पास। उनके फादर और मदर बहुत ज़्यादा कन्विंस थे मेरी बातों से, बट समहाउ पेशेंट रिफ्यूज फॉर दैट। शी वाज लाइक कि नो, आई डोंट वांट किड्स एंड आई डोंट वांट टू गो फॉर इट। तो फिर हमें कुछ नहीं, हम पेशेंट को, कोई भी पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते, एंड शी वाज 28, तो हम फिर ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करें। एक्चुअली मुझे लगता है कि ऑप्शन हमेशा देना चाहिए, ये तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है। एंड मुझे लगता है ना, कभी कभी जब डायग्नोज होते हैं ना कैंसर से, तो लोग ना बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, वो ना वाला पार्ट देख नहीं पाते, तो वो इसलिए सोचते हैं कि नहीं अभी तो मतलब हमें ये सोचना ही नहीं है, हमें करना ही नहीं है, अभी तो फिलहाल हमें कैंसर का ट्रीटमेंट दो, कैंसर फ्री करो, और मतलब लोग इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमेशा ना थोड़ा सा सोच समझ के डिटेल में डिस्कस करके डिसीजन लेनी चाहिए। तो अभी मैं अगर आपसे बात करूं कि बीइंग ए यंग फीमेल, अगर वो अनमैरिड हो, से बेबी प्लान करना है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के? सो देखिए, फीमेल पेशेंट्स में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। If you are unmarried, you can go for ova preservation. If you are married, you can go for embryo preservation as well as ova preservation. The better one is always embryo preservation. Okay. Because ova में water content थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जब भी इसको क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए डालते हैं और उसके बाद जब उसको यूज़ करने के लिए थॉ करते हैं, तो बहुत बार ओवास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए अगर जो मैरिड कपल है, हम उनको एम्ब्रो प्रिजर्वेशन की ऑप्शन देते हैं, और जो अनमैरिड है डेफिनेटली हम लोग उनको बोलते हैं ओवर प्रिजर्वेशन के लिए जाएंगे। एंड अगर मैं मेल की बात करूं, मेल में स्पर्म प्रिजर्वेशन के लिए बोला जाता है। और बहुत बार हम लोग आजकल ना पीडियाट्रिक एज ग्रुप भी देख रहे हैं डॉक्टर रेखा। राइट। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में क्या प्रॉब्लम होती है ना, कि आप एडोलसेंट गर्ल को ओवुलेशन इंडक्शन नहीं कर सकते। ओके। बिफोर 20 इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। कुछ गाइडलाइंस में मना करते हैं। आफ्टर 21 ही IVF वगैरह अलाउड है। ओके। सो उस केसेस में क्या होता है कि हम एक टिश्यू प्रिजर्वेशन का भी ऑप्शन रहता है। कुछ स्टडीज़ में बोला गया है, बट उसके डेटाज ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली बॉयज़ में टिश्यू प्रिजर्वेशन, सो लाइक प्री प्यूबर्टल एज ग्रुप में आप टिश्यू प्रिजर्वेशन के लिए जाते हैं, और पोस्ट प्यूबर्टी आप ओवा या स्पर्म्स के लिए जा सकते हैं।
अच्छा, इसमें आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया। आप कुछ उस वाले पॉइंट्स पे भी हाईलाइट करेंगे कि अगर किसी ने ट्रीटमेंट से पहले नहीं कराया है एंड नाउ दे आर कैंसर फ्री, इधर मेल और द फीमेल, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अगर वो फर्टिलिटी अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं या बेबी प्लान करना चाहते हैं? देखिए, प्रायोरिटी तो हमेशा यही होती है कि ट्रीटमेंट से पहले करा लें, ठीक है। बट कई लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती है, तो ट्रीटमेंट फिनिश होने के बाद फिर उसके बाद आपका जो ओवा एसेस करा जाता है या स्पर्म्स की क्वालिटी एसेस करी जाती है, और कुछ टाइम के लिए हम लोग ब्रेक लेने के लिए बोलते हैं। यूजुअली हम लोग 6 to 12 मंथ का ब्रेक लेने के लिए बोलते हैं बिफोर प्लानिंग द फैमिली। ओके। क्योंकि जो भी इफेक्ट्स रहेंगे, टेराटोजेनिक इफेक्ट रहेंगे कीमो ड्रग्स के या जो भी ट्रीटमेंट हुआ है, वो इफेक्ट तब तक वीन ऑफ हो जाते हैं और देन दे कैन प्लान फॉर द फैमिली। राइट, मतलब आपको अपना पूरा डिटेल वर्कअप कराना पड़ेगा, स्पर्म क्वालिटी से लेके क्वांटिटी, है ना, एंड राइट जेनेटिक वगैरह भी अगर नीडेड है, अगर गायनिकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, मतलब यू कैन गो फॉर दैट प्रोसेस ऑल्सो, बट इट्स ऑलवेज बेटर प्रिजर्व थिंग्स बिफोर ट्रीटमेंट। एंड इसके अलावा आप कुछ ऐसा पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हो जो लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से? बहुत से लोग होप सो आई थिंक देखना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ही अनडिस्कस थिंग है। लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, लोग ओपन अप नहीं होते, उन्हें लगता है कि मतलब लाइक वो डॉक्टर से भी नहीं कंफर्टेबल होते। सो देखिए, मैं वही बोल रही हूँ, फर्टिलिटी यूजुअली एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल अनटच्ड नहीं जाता है ओपीडीज में। फर्टिलिटी के बारे में डिस्कशन हम लोग करते ही हैं। जो अनटच्ड डिस्कशन जाता है और जो मुझे लगता है ज़्यादा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है वो सेक्सुअलिटी है। राइट। फर्टिलिटी इज समथिंग जो बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट वी विल नॉट मिस, बट सेक्सुअलिटी इज समथिंग जो हमें लगता है कि इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसी में यही चीज़ होती है कि देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि ओपीडी में ना डिस्कशन बहुत लिमिटेड होता है। लिमिटेड इन द सेंस कि पेशेंट डायग्नोज विद कैंसर, पेशेंट आते हैं, हम ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं, साइड इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं, ट्रीटमेंट पेशेंट का कंप्लीट हो जाता है, पेशेंट फॉलोअप में आते रहते हैं। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के फॉलोअप में हमारा क्या डिस्कशन होता है? अच्छा, आपको ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, आप बिल्कुल क्योर है, डिजीज़ फ्री है, कोई और दिक्कत तो नहीं है, खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है। बट हम कभी भी उनके पर्सनल लाइफ के बारे में या उनके सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में हम डिस्कस नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर मंजरी आपने बात बिल्कुल सही डिस्कस की है, स्टार्ट किया है, छेड़ा है इस टॉपिक को। मैंने भी मेरी ओपीडी में देखा है कि फीमेल पेशेंट तो फिर भी पूछ लेंगी कि मैम कैन वी रिज्यूम अवर नॉर्मल फिजिकल इंटीमेसी, बट मेल कैंसर सर्वाइवर दे नेवर डिस्कस। कॉन्ट्ररी मेरे साथ सिचुएशन ऐसी हुई है कि मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगी डॉक्टर रेखा। सो देयर वाज अ 78-year-old मेल, ही वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर प्रोस्टेट। कैंसर प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट खत्म हुआ एंड ही वाज ऑन हार्मोनल थेरेपी। ही केम टू ओपीडी आफ्टर 1 year। फॉलोअप में आते थे 3-6 मंथ में, सीरम पीएसए वेल कंट्रोल्ड, ही वाज वेरी हैप्पी। बट आफ्टर 12 मंथ ही केम टू मी एंड ही वाज लाइक कि डॉक्टर साहब मैं कैसा हूँ? मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, आपका पीएसए वेल कंट्रोल्ड है, पेट स्कैन बिल्कुल नॉर्मल है। बोलते नहीं, आपने मुझे बताया ही नहीं कि इस ट्रीटमेंट से मेरे को सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा। एंड ही वाज अपसेट विथ मी। ओके, रियली? यस। सो आई वाज लाइक कि एक्चुअली आई थॉट आई जस्ट कि बीइंग अ 78-year-old मेल, एक्चुअली सबके मन में यही आएगा कि आई डिडंट नीड टू एक्सप्लेन हिम। और वो मेरे पार्ट में भी मुझे लगता है कि मैंने मिस कर दिया या फिर मैंने उनको इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करा। बट सारे पेशेंट्स की अपनी नीड होती है और मुझे लगता है कि जिनकी जिस हिसाब से नीड है उसके हिसाब से डिस्कशन होना ज़रूरी है। बट यहाँ पर वही नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि डिस्कशन स्टार्ट कौन करे। एक्चुअली ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये डॉक्टर डिस्कशन पॉपअप करे क्वेश्चन। डॉक्टर एक्सपेक्ट करता है कि पेशेंट जब क्वेरी करेगा तो मैं आंसर करूँगा। और डॉक्टर देखा, देखिए यूजुअली वी वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर, बट अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पर इतना ज़्यादा पेशेंट लोड होता है कि इन सब टॉपिक्स में आप बात नहीं कर सकते। आपका जो मेन फोकस होता है वो डिजीज़ है नहीं है, क्योर हो गया, रिकरेंस है, रिलैप्स है, पेन है, इन सब चीज़ों में ही फोकस होता है। बिल्कुल। बट आप कॉर्पोरेट में बात करें तो कॉर्पोरेट में ये हो जाता है इश्यू कि आप पेशेंट के क्वेश्चन का वेट करते हैं, पेशेंट सोचता है कि डॉक्टर पूछे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों को ही अपनी तरफ से थोड़ा बहुत इनिशिएशन करना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार अगर डॉक्टर अपफ्रंट आपसे पूछ लेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, तो पेशेंट कई बार ऑफेंस ले लेते हैं कि क्यों पूछ रहे हैं। बट उनको डिटेल में समझाना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा जेंडर इश्यूज़ भी होते हैं
बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स जो हम लोग देखते हैं, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, वो फीमेल ऑन्कोलॉजिस्ट या फीमेल डॉक्टर्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। राइट। और ज़्यादातर सेटअप में क्या है, गवर्नमेंट सेटअप की बात नहीं करी मैं, कॉर्पोरेट की बात करी, ज़्यादातर सेटअप में आपको मेल ऑन्कोलॉजिस्ट मिलते हैं, तो वो कंफर्ट जोन कभी नहीं आ पाएगा। मेल फीमेल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते, फीमेल मेल्स के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो वो एक कंफर्ट जोन डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है। तो डिस्कशन कैसे होगा, क्या होगा, उसके अलग अपने एस्पेक्ट्स होते हैं कि कब करना है, कैसे करना है। राइट। बट मुझे लगता है कि बीइंग ए ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब हमें डिटेल में सब चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ना इनफैक्ट हमारे इंडियन कल्चर थोड़ा सा ऐसा है ना कि जहाँ सेक्स रिलेटेड चीज़ें आई, सेक्सुअलिटी, डिज़ायर एंड ये सब चीज़ें, तो लोग ना उसको हमेशा ही अदर वे में लेते हैं। दे डोंट थिंक इट्स फिजिकल नीड एक्चुअली। तो ना तो वो डिस्कस करना चाहते हैं और ना जो लोग डिस्कस करना चाहते हैं उनको सुनना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। एंड कुछ और आप चीज़ों पे हाईलाइट करेंगे? अच्छा, डॉक्टर मंजरी के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर मंजरी ने बहुत सारे पेपर्स भी लिखे हैं इस टॉपिक पे, तो आई थिंक शी इज़ द बेस्ट पर्सन टू डिस्कस दिस थिंग। अगर किसी को कुछ भी लगता है ना पर्सनली, अगर वो जानना चाहते हैं इनके थ्रू अपनी पर्सनल लाइफ या सेक्सुअल लाइफ के बारे में, तो वो हमें कमेंट करेंगे, तो मैं डॉक्टर मंजरी से उनके डिस्कस करके रिप्लाई ज़रूर दूँगी। एंड डॉक्टर मंजरी, आप क्या कंटिन्यू करना चाह रहे थे? सो मैं मेनली मेडिकल प्रैक्टिशनर जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनके लिए एक बात ये है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है टुवर्ड अ पेशेंट, वो मुझे लगता है हमारे पास ओपीडी में जब भी कोई फीमेल पेशेंट आती है, वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स नाउ, सो जब भी कोई फीमेल पेशेंट आती है वो अकम्पनी करती है या तो अपने हस्बैंड को या अपने फादर को या अपने सन को, यूजुअली कोई ना कोई मेल उनके साथ आता है। उस टाइम पे अगर हम पेशेंट से मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी पूछते हैं ना तो भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो ऊपर ऊपर देखना शुरू कर देते हैं कि ये क्या पूछ लिया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम पेशेंट की सेक्सुअल हिस्ट्री लेंगे तो वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा। तो मुझे लगता है द बेस्ट टाइम इज़ कि जब आप पेशेंट को अकेले लेके जाते हो एग्जामिनेशन के लिए, और जब पेशेंट होते हैं, डॉक्टर होते हैं और एक नर्सिंग स्टाफ होता है, वो एक बेस्ट टाइम होता है। यूजुअली मेरी प्रैक्टिस ऐसे ही है डॉक्टर रेखा, मैं जब भी अपने पेशेंट्स को क्लिनिकल एग्जाम्स के लिए लेती हूँ, वहाँ पर कोई अटेंडेंट नहीं होता है, सिर्फ पेशेंट होता है, मैं होती हूँ। तभी मैं पेशेंट से क्वेरीज पूछती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और तभी उसी टाइम पर उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं उसी टाइम पे जो मैं अपने लेवल पे गाइड कर सकती हूँ मैं करती हूँ, और जो मैं नहीं गाइड कर पाती हूँ उसके लिए मैं उनको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करती हूँ। राइट। अच्छा, यहाँ पे ना डॉक्टर मंजरी, मेरे दिमाग में ना एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आ रहा है, वो मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे ही पेशेंट ने मुझसे मेरी ओपीडी में पूछे हैं। खासकर मैं उन फीमेल पेशेंट की बात कर रही हूँ जिनका हमने बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का ट्रीटमेंट दिया है या बच्चेदानी का दिया है, कि आफ्टर ट्रीटमेंट they don't feel very good, but they feel severe pain, they don't want this because of the pain. तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो कि what they should do at that time? सी डॉक्टर रेखा, एक्चुअली क्या है कि सर्वाइकल कैंसर पेशेंट में आपको भी पता है कि फॉलोअप्स में हमें बहुत बार क्लिनिकल एग्जाम करना होता है और हमें पैप्स में करने होते हैं, और उस चीज़ में उनका पैप्स में या क्लिनिकल एग्जाम डिफ़िकल्ट या पेनफुल ना हो, इसलिए हम भी रिकमेंड करते हैं कि आपके जो सेक्सुअल फंक्शंस है वो रिज्यूम हो जाए। कई बार पेशेंट रिज्यूम नहीं कर पाते बिकॉज लॉट्स ऑफ इश्यूज, पेन जैसा आपने बताया, ड्राइनेस होती है। फॉर दैट मार्केट में बहुत सारे लुब्रिकेशन जेल्स अवेलेबल हैं, इन मार्केट में इनफैक्ट डायलेटर्स एंड वाइब्रेटर्स आर अवेलेबल जो पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम लोग भी पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, और ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आप किसी भी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि बिफोर कंसल्टिंग ए डॉक्टर यू शुड गो फॉर इट रैदर देन डायरेक्टली आप अपने आप यूज़ करने में लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोकल एरिया में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे साइनेकिया वगैरह बन गए हैं, तो आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर तो शायद आपके लिए वो डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए। तो डॉक्टर को कंसल्ट करके अगर आप यूज़ करते हैं तो आई थिंक यू विल बी इन सेफ हैंड। राइट। अच्छा डॉक्टर मंजरी, आपसे डिस्कशन के लिए मैंने ना कुछ क्वेश्चंस रैपिड फायर के लिए रखे हुए थे। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप बस उनको शॉर्ट में या आपको लगता है कि एक दो लाइन में आप उन्हें एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप उनके जवाब दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ड्यूरिंग कीमोथेरेपी हार्मोन थेरेपी कंसीव करना चाहिए या नहीं? नहीं, यूजुअली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप कीमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी के टाइम पे कंसीव करें। ओके। अगर कंसीव कर लिया तो क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है डॉक्टर रेखा, ये रैपिड फायर में नहीं हो पाएगा। अगर कंसीव कर लिया तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन है ऑन्कोलॉजिस्ट
आपकी फीटल मेडिसिन वाले डॉक्टर के साथ, Okay. क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट ने क्या ट्रीटमेंट आपके उसले प्रोटोकॉल फॉलो करा है। फिर आपके रिप्रोडक्टिव मेडिसिन वाले बंदे के साथ ये डिस्कशन हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इफेक्ट आ सकते हैं एंड शुड दे कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी और नॉट। तो इट वुड बी लाइक अ बिग डिटेल डिस्कशन फॉर बेबी एज वेल एज फॉर पेशेंट। एंड आफ्टर कीमो कितने टाइम बाद सेफली कंसीव कर सकते हैं? कीमो के और हार्मोन थेरेपी के बाद हम लोग यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि 6 to 12 मंथ की वेटिंग पीरियड रहे तो बेटर रहता है। मेरे हिसाब से 1 ईयर एटलीस्ट रुक जाए और उसके बाद फैमिली प्लान करे तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। राइट। तो इन शॉर्ट आप बताएंगे कि कौन कौन से ट्रीटमेंट हमारे मतलब इन सीवियरिटी बहुत अफेक्ट करते हैं सेक्सुअलिटी को? सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या था, पेल्विक मेलिग्नेंसीज में अगर कोई भी सर्जरी हुई है, जैसे सर्विक्स की सर्जरी हुई है या फिर एंडोमेट्रियम में या फिर आपकी ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, उसमें भी बहुत इफेक्ट आता है। ऑल्दो वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है प्राइमरली, बट आपकी बॉडी इमेज चेंज होती है तो मेंटल लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। सर्जरी एक बड़ा रीज़न है। सेकंड, कीमोथेरेपी में क्या होता है, बहुत बार फटीग लगता है, एक पेशेंट को सेंस ऑफ अनइजीनेस रहती है, तो उसमें वो फियर भी रहता है एंड दे डोंट फील मच कंफर्टेबल। पेशेंट ये भी टॉपिक बहुत मतलब अनटच है, रोल ऑफ साइकेट्रिस्ट इन कैंसर पेशेंट्स और कैंसर मैनेजमेंट। क्योंकि लोग ना सोचते हैं कि ना हम वो नहीं कर सकते, हम क्या मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते डिप्रेशन, उन्हें लगता है कि हम क्या पागल हो गए हैं जो पागलों के डॉक्टर से मिले। जनरली साइकेट्रिस्ट को तो लोग इसी तरह से बोलते हैं ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एंड लोगों के मन में वो डिप्रेस होते हैं, फियर होता है, लेकिन वो ना ट्रीटमेंट नहीं लेते, कंसल्ट नहीं करते, तो एक वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है सेक्सुअलिटी को। डेफिनेटली राइट, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और एक इसमें एक बात मुझे याद आई डॉक्टर रेखा कि इंडिया के सेटअप में ना, जो हमारे इंडियन सेटअप है, यहाँ पर ना ऑन्कोलॉजिस्ट को लोग यूजुअली फैमिली फिजिशियन की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, फैमिली फिजिशियन इसलिए क्यों बोल रही हूँ मैं, 2-3 महीने तक आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद अगर आप उसको डाइटरी रेफरेंस के लिए भी लिखोगे तो भी वो आपके पास आएगा, वो डाइटिशियन के पास नहीं जाएगा। ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, लिम्फेडिमा करेक्शन करना, बोलेगा डॉक्टर साहब आप ही बता दो क्या इसके लिए एक्सरसाइज करें। साइकेट्रिस्ट के पास भेजेंगे तो ये काउंसलिंग वाला पार्ट भी वो हमारे ऊपर डाल देते हैं, फाइनेंशियल काउंसलिंग भी हमें करनी है। तो इंडिया में एक ऑन्कोलॉजिस्ट आपका फैमिली फिजिशियन हो जाता है। वो 6 महीने, 12 महीने, साल भर, 2 साल तक आप पे कंटिन्यूसली आए जा रहा है, तो आप उसको किसी के पास भी भेजोगे वो कभी नहीं जाएगा। आप रेफरेंस लिखते रहोगे साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो सब चीज़ों के लिए आप पे ही रिलाई करेगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एक्चुअली लोग ना समझते नहीं है कि कैंसर का मैनेजमेंट ना टीम वर्क होता है। टीम वर्क है डेफिनेटली। उसमें एक डॉक्टर नहीं, बहुत डॉक्टर लगते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट के पार्ट की ट्रीटमेंट के लिए लगते हैं और बहुत सारे काउंसलिंग एंड न्यूट्रिशनल और साइकोलॉजी काउंसलिंग के लिए भी लगते हैं। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। डॉक्टर मंजरी, जाते जाते आप अपनी तरफ से कुछ मतलब लाइक टेक होम मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? सो टेक होम मैसेज मैंने जो अपना इनिशियल था कि मेरा जो मानना है कि कैंसर इज़ नॉट अ डिजीज़ ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। राइट। हमारी अप्रोच टुवर्ड कैंसर शुड बी होलिस्टिक। हमें सारे एस्पेक्ट्स एड्रेस करते हुए चलना है, चाहे उसकी पर्सनल हिस्ट्री है, उसकी डाइटरी हिस्ट्री है, उसकी फिजिकल हिस्ट्री है, उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री है, सारे एस्पेक्ट्स को टच करते हुए चलना चाहिए। और एक जैसे डॉक्टर रेखा आपने एक बहुत सही बात बोली, मुझे लगता है कि हमारी टीम में, ऑन्कोलॉजी की टीम में एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट का बैठना मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि जो आधे से ज़्यादा टाइम हमारा काउंसलिंग में निकलता है और वो उसके लिए अगर वो बंदा अवेलेबल हो, एक्सपर्ट से मिले, एक्सपर्ट्स रहे तो वो डेफिनेटली उसका एडवांटेज बहुत अलग लेवल का होगा। तो वो ज़रूर होना चाहिए। राइट। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया और आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक कवर किए। आपको लगता है कि हम कुछ और कन्वे करना चाहते हैं या फिर अगर आप बोलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक डॉक्टर रेखा हम लोग ने जितने शॉर्ट और प्रिसाइज फॉर्म में इसको कवर कर सकते थे कर लिया है। अगर किसी को आपसे कुछ इसके रिगार्डिंग डिस्कस करना हो तो वो कैसे अप्रोच करें? तो वो आपको डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं एंड आई विल बी देयर। मैं सारे डॉक्टर रेखा को उसके क्वेरीज के रिप्लाई कर दूंगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाइस ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अगर कोई कमेंट होगा तो आप ज़रूर दीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।